वेलकम बैक। माइकल चेखव लेक्चर सीरीज 5 में आपका स्वागत है। पिछले 4 लेक्चर में हमने माइकल चेखव के जीवन के बारे में जाना समझा और उन्होंने किस परिस्थिति में अपने सिद्धांत को विकसित किया, इसे जाना समझा। पिछले 2 लेक्चर से हम उनके सिद्धांत के जो प्रमुख तत्व हैं उसके बारे में जान रहे हैं और आज फिर उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पहला जो तत्व जाना था वो था इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन। कल हमने हायर ईगो के बारे में जाना था। आज जो हम जान रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव एटमॉस्फेयर एंड इंडिविजुअल फीलिंग्स, मतलब कि वातावरण और व्यक्तिगत अनुभूति, इस पर हम लोग बात करेंगे। वस्तुनिष्ठ वातावरण और व्यक्तिगत अनुभूति। तो पहले ये समझा कि ये एटमॉस्फेयर से क्या मतलब है। माइकल चेखव इस एटमॉस्फेयर का क्या अर्थ लगाते हैं, क्या तात्पर्य है माइकल चेखव का इस एटमॉस्फेयर से। प्रायः हम दैनंदिन जीवन में बात करते हैं कि करते ही रहते हैं कि किसी स्थान को लेकर या किसी घटना को लेकर या किसी रिश्ता को लेकर के हम प्रायः इस तरह का बात कहते हैं कि वहाँ इस तरह का वातावरण था, इस तरह का माहौल था। इस तरह की चर्चा हम करते रहते हैं। इस तरह का माहौल तो चहल पहल का भी माहौल हो सकता है, गमगीन माहौल, इस तरह से हम बात करते हैं। जबकि हम कह सकते हैं कि वहाँ अच्छा माहौल था या बुरा माहौल था, तो हम इसे सिर्फ अच्छा और बुरा में बांटने के बजाय हम उसे ऑब्जेक्टिवली वस्तुनिष्ठ तरीके से देखते हैं और कहते हैं कि वहाँ शांत वातावरण था या शांत माहौल था, या वहाँ गर्म माहौल था, या फिर वहाँ विचित्र माहौल था, या वहाँ भारी माहौल था, या वहाँ हल्का माहौल था, या वहाँ जादुई माहौल था, या वहाँ रोमांटिक एटमॉस्फेयर था। इस तरह की बातें हम करते हैं, उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिवली हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है माहौल या वातावरण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर क्या है? कोई स्थान है, कोई वस्तु है, क्या है ये? एक्चुअली ये कुछ ऐसा है जो हवा में है, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम छूते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, उसे हम महसूस करते हैं। और ये हवा में किसी एक व्यक्ति के भीतर होता है ऐसी बात नहीं होती, ये उस स्थान में होता है। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति उस स्थान से अलग महसूस कर सकता है, लेकिन उस स्थान का अपना एक एटमॉस्फेयर, अपना एक वातावरण, अपना एक माहौल होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करें। आप कल्पना कीजिए कि आप एक शानदार पार्टी में हैं, जैसा अक्सर 90 के दशक के बॉलीवुड के फिल्मों में हुआ करता था। शानदार पार्टी चल रही है और यहाँ गर्म और आनंददायी माहौल है, गाना चल रहा है और शराब चल रही है और सारे लोग एक दूसरे से खिलखिलाहट भरी बातें कर रहे हैं। चारों तरफ ऐसा माहौल है कि एकदम से आनंद ही आनंद है। लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति जिसका अभी अभी अपनी प्रेमिका से फोन पर झगड़ा हुआ है, तो अब वो तो माहौल है, जो माहौल है वो तो है, लेकिन उस माहौल के भीतर वो व्यक्ति, अकेला व्यक्ति परेशान भी हो सकता है और वो चुपके से रो सकता है। अपने अकेलेपन के कारण। लेकिन शेष व्यक्ति जो है वो पार्टी का आनंद ले रहे हैं। ऐसा हम अक्सर 90 के दशक के फिल्मों में देखा करते थे।
तो लेकिन वो व्यक्ति भी तो उस माहौल से बाहर नहीं है, उस माहौल के भीतर ही है कहीं ना कहीं। तो ये औपचारिक माहौल, वो गर्म पार्टी का माहौल है, वो एक औपचारिक माहौल है। और व्यक्ति का जो अनुभव है, जो उसको प्रेमिका ने छोड़ दिया या प्रेमिका के साथ अभी फोन पर जो झगड़ा हुआ, वो व्यक्तिगत अनुभव है। और दोनों एक साथ एक ही समय में एक ही स्थान पर हो सकते हैं। तो औपचारिक माहौल और व्यक्तिगत अनुभव दोनों एक साथ एक ही स्थान पर एक ही माहौल में हो सकते हैं। तो इस माहौल के प्रति, वातावरण के प्रति, एटमॉस्फेयर के प्रति संवेदनशीलता और उसे मंच पर रचित करने की क्षमता अभिनेता के पास होना चाहिए। और यही माइकल चेखव की पद्धति का एक प्रमुख कार्य है, एक प्रमुख काम है कि इस एटमॉस्फेयर के साथ अभिनेता कैसे तारतम्य बिठाए, कैसे उसको रचने की कोशिश करे। इसको सीखना, समझना माइकल चेखव के अभिनय पद्धति का एक प्रमुख हिस्सा है। इसे माइकल चेखव प्रदर्शन की आत्मा के रूप में देखते हैं। ये जो माहौल है, इसे कहते हैं कि यही वातावरण ही तो, नाट्य प्रस्तुति का वातावरण ही तो उसकी आत्मा है, उसका हार्ट है, उसका हृदय है। यही वो अनुभव का आयाम है, वो डायमेंशन जो है, एक्सपीरियंस का डायमेंशन है, जो सभी चीजों को आपस में जोड़ता है। ये जो वातावरण है, यही सभी चीजों को आपस में जोड़ता है। अगर वो नहीं जोड़ेगा तो सेट अलग होगा, लाइट अलग होगा, कॉस्ट्यूम अलग होगा, एक्टर अलग होगा, ये अलग अलग हो जाएगा। यही वातावरण ही वस्तुतः वास्तव में सभी चीजों को जोड़ता है, अभिनेता और दर्शक के बीच संपर्क को बढ़ाता है। यही माहौल, वातावरण, एटमॉस्फेयर, और सिर्फ संपर्क को बढ़ाता नहीं है, संपर्क को स्थापित करता है और अभिनेता और दर्शक के बीच संबंध को जोड़ता है। ये जो जोड़ने का काम करता है, ये वही माहौल करता है। इसी एनर्जी के फ्लो की बात तो वो हायर ईगो में पिछले क्लास में करते हैं माइकल चेखव। इसी के निर्माण की बात हो रही है। तो अब हम लोग जरा सा एटमॉस्फेयर एज अ प्रोसेस क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। हालांकि रंगमंच पर 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही पूरे दुनिया में, रूस में तो खास तौर पर और पूरी दुनिया में एटमॉस्फेयर को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई थी। और अपने अपने तरीके से सब लोग कोशिश कर रहे थे। इसी में माइकल चेखव ने इसे न सिर्फ सिद्धांत के रूप में देखा, बल्कि इसे प्रयोग रूप में भी उन्होंने स्थापित किया और दोनों रूप में विकसित किया। और ये इस वजह से इनके तकनीक का, जो अभिनय का तकनीक है इनका, इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, वातावरण के नाम से जानते हैं। वातावरण को समझने के लिए हमें अपने आसपास के माहौल को समझने की आवश्यकता है। उसे समझना है, हम अपने आसपास के माहौल को समझें, पहचानें जो हमारे आसपास है, और ये भी पहचानने की कोशिश करें कि उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे फीलिंग पर, हमारी भावना पर होता है। हम इसको समझने का, पहचानने का प्रयास करें। वातावरण का क्या प्रभाव होता है जो हमारे व्यवहार पर होता है, इसे भी समझना जरूरी है। न सिर्फ अनुभव, मतलब हमारी फीलिंग और भावना को प्रभावित करता है, बल्कि वो हमारे व्यवहार को भी बदलता है। इसे भी समझने की जरूरत है। यह भी संभव है कि हमारा व्यक्तिगत स्थिति, माहौल इतना मजबूत हो कि पूरे वातावरण को बदल दे। यह संभव है, हम पूरे वातावरण को बदल सकते हैं।
हम देख सकते हैं कि कैसे एक ही माहौल अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कैसे उसके व्यक्तित्व के अनुरूप प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि यह संभव है कि हमारे व्यक्तिगत स्थिति, माहौल, हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव जो है, हमारे भीतर का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरे एटमॉस्फेयर को बदल सकता है, इतना मजबूत हो सकता है, वो पूरे वातावरण को बदल सकता है। अक्सर आप देखते होंगे कि उसी हिंदी सिनेमा के पार्टी के सीन का जो हम बात करते हैं, जिसमें कि वो व्यक्ति जिसके प्रेमिका से अभी झगड़ा फोन पर हुआ है और वो अकेला उदास बैठा है और रो रहा है, और अचानक से मान लीजिए कि उसे एक माइक दे देता है डायरेक्टर और वो गाने लगता है, और वो अपने गाने से पूरे के पूरे माहौल को, आप देखते होंगे हिंदी सिनेमा में कि वो कैसे पार्टी के पूरे माहौल को अपने तरीके से वो बदल देता है। अपने वो गीत से और अपने चीज़ों से बदल सकता है। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि एक ही माहौल में, पूरा एक ही माहौल है, एक ही वातावरण है, लेकिन वहाँ जो अलग अलग व्यक्ति हैं, उन अलग अलग व्यक्ति पर वह सेम एक ही हवा अलग अलग प्रभाव डालता है। आनंद है, सबका आनंद है, लेकिन सबके आनंद अलग अलग तरीके से हैं, या सबका दुख है तो अपने अपने तरीके से। जो भी माहौल डोमिनेट कर रहा है उसमें जो कुछ भी है वो सबके लिए अलग अलग तरीके से होते हैं, वो व्यक्तित्व के अनुरूप प्रभावित करता है। तो माइकल चेखव जो है इस माहौल को, इस वातावरण को, इस एटमॉस्फेयर को कोई स्थिर वस्तु के रूप में नहीं देखते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि वो कोई स्थिर वस्तु है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस, और कुछ ऐसा जो लगातार गति में है और विकसित हो रहा है, जो घूम रहा है और अभिनेता को प्रभावित कर रहा है। ये एक प्रक्रिया है जो लगातार गतिमान है, चल रहा है, बढ़ता जा रहा है, विकसित हो रहा है और घूम रहा है, और यह अभिनेता को प्रभावित कर रहा है। तो ये है एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस के तौर पर वो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं माइकल चेखव। अब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपेरिमेंटेशन का हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग एक कल्पना करते हैं। एक बार कल्पना कीजिए कि आप एक लाइब्रेरी में, सोचिए कि आप किसी लाइब्रेरी में, किस तरह का वातावरण है, कैसा माहौल है वहां का, सोचिए जरा, कल्पना कीजिए। ये लाइब्रेरी का जो माहौल है, क्या ये उस पार्टी के माहौल जैसा ही है या उससे भिन्न है? अगर भिन्न है तो किस तरह से? लाइब्रेरी का माहौल क्या किसी मंदिर के माहौल जैसा है, या मंदिर के माहौल से या अलग है? तो किस प्रकार अलग है? या किसी सिनेमा हॉल या थिएटर हॉल या किसी हॉस्पिटल के वार्ड से यह माहौल अलग है? अलग है तो किस तरह से अलग है, इसकी जरा कल्पना कीजिए। अब जब आप इसके बीच तुलना करेंगे, लाइब्रेरी में, सिनेमा हॉल में, लाइब्रेरी में, किसी मंदिर में, लाइब्रेरी में, किसी हॉस्पिटल वार्ड में, तो आप निश्चित तौर पर अलग अलग माहौल को, अलग अलग स्थानों की कल्पना कर सकेंगे, उसे देख सकेंगे, उससे प्रभावित हो सकेंगे। अच्छा, अब ऐसा कीजिए कि पुनः लाइब्रेरी में लौट आते हैं हम लोग। कल्पना कीजिए और स्वयं को इजाजत दीजिए, थोड़ा सा खुद को कहिए,
खुद को छोड़िए, ओपन छोड़िए, थोड़ा इजाज़त दीजिए खुद को कि वो उस लाइब्रेरी के माहौल को महसूस करे। उस लाइब्रेरी का जो प्रभाव है, किस तरह से वो आपके भावना को, फीलिंग को प्रभावित करता है, इसे महसूस कीजिए। आप उस लाइब्रेरी में खड़े हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं? ये महसूस करने के लिए खुद को इजाजत दीजिए। अच्छा, आप इस माहौल में कैसे बोलेंगे? जोर से, चिल्लाकर? आपकी आवाज का टोन क्या होगा? आपका क्या टोन हो सकता है वहां बोलने का? अगर आप इसे महसूस कर पा रहे हैं तो आप ये महसूस कीजिए कि अगर आप लाइब्रेरी में चल रहे हैं तो कैसे चलेंगे। खुद को इजाजत दीजिए, ओपन कीजिए, जाने दीजिए लाइब्रेरी के भीतर। महसूस कीजिए कि आप कैसे चल रहे हैं लाइब्रेरी में। घूम रहे हैं आप या बोल रहे हैं, और भी आगे तलाशिए कि आप पुस्तक तलाश रहे हैं। कोई परिचित आपको दूर से दिख गया तो उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। खुद को छोड़िए, जाने दीजिए लाइब्रेरी के भीतर। देखिए कि इस वातावरण की क्या प्रतिक्रिया है, इस वातावरण की प्रतिक्रिया में क्या भावना, क्या फीलिंग, क्या विचार आपके भीतर पैदा हो रहा है। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो माहौल है लाइब्रेरी का, इसके साथ आपकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है और उस प्रतिक्रिया की वजह से आपके भीतर क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इसको आप देखिए। क्या महसूस कर रहे हैं, इसको देखिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जबरन कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबरन कोशिश नहीं करना है आपको महसूस करने के लिए। खुद को इजाजत दीजिए, खुद को खुला छोड़िए। संभव है कि आप बहुत थोड़ा सा महसूस करें, कोई बात नहीं, लेकिन जबरन जरूरी नहीं है। आप बहुत थोड़ा सा महसूस किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को आलोचनात्मक तरीके से देखिए कि क्या बात थी जिस वजह से आपने इतना थोड़ा सा महसूस किया। ऐसी क्या गलती की आपने जिस वजह से इतना थोड़ा सा महसूस किया। लेकिन जबरन नहीं, खुद को इजाजत देना है। फिर से दोहराइए इस प्रक्रिया को, फिर से दोहराएंगे हम इस प्रक्रिया को। कोई जल्दीबाजी नहीं है। अच्छा, चलिए हम फिर से पुस्तकालय में होने की कल्पना करते हैं। कल्पना कीजिए आप पुस्तकालय में हैं, अपनी पुस्तक लेकर के पढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर वहां का जो माहौल है वो बहुत शांत होगा, किसी तरह की कोई फुसफुसाहट भी नहीं, शोर नहीं। यहां तक कि एक सुई भी गिरे तो कहते हैं ना कि बम के जैसा आवाज होना, बम के धमाके की तरह सुनाई देना। तो इस तरह का एक माहौल होगा उस लाइब्रेरी में। और आप महसूस करते हैं कि एक समूह जो है, एक ग्रुप लाइब्रेरी के बाहर है और उनकी आवाज, वो थोड़ा शोर कर रहे हैं लाइब्रेरी के बाहर और उनकी आवाज को आप सुनते हैं। खुद को इजाजत दीजिए। वे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, वो जो समूह है, वो शराब पिए हुए हैं और खुश है और किसी बात पर लगातार बहस किए जा रहा है। अब आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि वह समूह
धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, उसकी आवाज जो है धीरे धीरे नजदीक आ रही है, आए जा रहा है, और अचानक से वो अंत में धड़ाक से पुस्तकालय में प्रवेश कर जाता है। तब क्या उनका व्यवहार बदलेगा? या वे सचमुच, या वे चुप हो जाएंगे, या वे अपने धुन में ही शोर करते रहेंगे और बहस करते हुए पुस्तकालय में प्रवेश करेंगे? क्या होगा? दो बातें हो सकती है, या तो वो उसमें एंटर करते ही, लाइब्रेरी में एंटर करते ही, पुस्तकालय में एंटर करते ही वहां के माहौल के अनुसार चुप हो जाएंगे, या फिर वो अपने धुन में हैं तो उन्होंने क्या किया कि लाइब्रेरी का जो अपना माहौल था, जो अपना वातावरण था, जो एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर को उन्होंने बदल डाला। तो चेखव कहते हैं कि कभी भी दो भिन्न वातावरण, दो भिन्न माहौल, दो भिन्न वातावरण, दो भिन्न एटमॉस्फेयर लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकता, क्योंकि अंत में कोई एक ताकतवर अवश्य होगा जो दूसरे को प्रभावित कर देगा। इसी प्रकार आप अपने आप को अलग अलग वातावरण में कल्पना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वहां आप कैसे व्यवहार करते हैं और कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। मान लीजिए आप किसी समुद्र के किनारे हैं, गर्मी का दिन है और सुबह सुबह आप वहां टहल रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है, तो कैसा वहां के वातावरण को आप महसूस करेंगे? तो कैसे महसूस करेंगे? या फिर आप अपनी गली में चांदनी रात है और टहल रहे हैं, या आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे हैं बहुत तेज गर्माहट के साथ, तो उस कमरे का कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है। तो इसी तरह आप दूसरे व्यक्ति की भी कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माहौल को, वातावरण को कल्पना कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण को देखना आरंभ कर देंगे। जैसे ही आप तो आप जब कभी भी जहां कहीं भी जाएंगे जीवन में, आप आसपास के वातावरण को अब समझना आरंभ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कोई जगह खाली नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां की वातावरण नहीं हो। खाली एम्प्टी स्पेस तो है ही नहीं इस धरती पर। हर जगह के, हर स्थान का हमेशा अपना एक खास वातावरण होता है। बिना वातावरण का कोई स्थान नहीं होता है। हर स्थान का अपना एक वातावरण होता है। उदाहरण के लिए हम किसी पार्क को देख सकते हैं कि पूरा पार्क सूना है, फिर भी उसका अपना एक माहौल है, अपना एक वातावरण है। कोई भी जगह, जहां की भी आप कल्पना करेंगे, सब जगह की अपना एक वातावरण है। और संभव इसी तरह जब सब जगह के अपने वातावरण हैं, तो निश्चित तौर पर जहां हम आज नाटक करने जा रहे हैं या प्रस्तुति करने जा रहे हैं, तो उसका भी अपना एक वातावरण होगा, उसका भी अपना एक माहौल होगा। और वो माहौल हमारी प्रस्तुति में हो सकता है कि मदद करे, और हो सकता है कि वो मदद ना भी करे। दोनों स्थिति हो सकती है। उस ऑडिटोरियम का जो अपना माहौल है वो हो सकता है कि हेल्पफुल हो हमारे परफॉर्मेंस के लिए, और हो सकता है कि वो हमारे परफॉर्मेंस के लिए हेल्पफुल ना हो। तब दोनों स्थिति में यदि हम वातावरण के प्रति, माहौल के प्रति सजग हों, तो हम उस वातावरण और प्रस्तुति के वातावरण के बीच
हमारे नाटक का भी अपना एक वातावरण है और उस ऑडिटोरियम का अपना एक वातावरण है। तो इस दोनों के प्रस्तुत वातावरण के बीच अगर हम दोनों के वातावरण को समझ रहे हैं तो एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, एक हार्मनी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हम एक हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं दोनों वातावरण के बीच में, क्योंकि हम जानते हैं कि वातावरण को बदला जा सकता है, वो स्टैटिक नहीं। देखिए, वातावरण का अपना एक डोमिनेंट टोन होता है, वो एक उसकी अपनी एक स्वर होती है जो प्रभावशाली स्वर होता है, जो आपको बांध लेता है। वो किसी स्थान, किसी घटना या संबंध हो या प्रदर्शन का कहीं का भी वातावरण हो, उसका अपना एक स्वर होता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए एक खंडहर को देखिए, खाली है, फिर भी उसका अपना एक वातावरण है। और उसके विपरीत अगर आप एक ऐसे रिहायशी इलाके को देखते हैं जहां लोग रहते हैं, तो दोनों के फर्क को आप समझ सकते हैं। तो हमारा जो काम है वो ये है कि वातावरण के प्रति हम सजग रहें, समझने की कोशिश करें और यह भी देखने की कोशिश करें कि ये हमें कैसे प्रभावित करता है। एक एग्जाम्पल देते हैं माइकल चेखव कि मान लीजिए कि आप अपनी गली के सुनसान छोर से टहलते हुए बढ़ते हुए गली के दूसरे छोर की तरफ जा रहे हैं और अचानक दूसरे तरफ के छोर पर एक भीड़ भरा हुआ है और कोई घटना हुई है जिसे आपने देखा। तो आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो वो वातावरण आपके ऊपर हावी हो रहा है। आप अपने आप से पूछते हैं कि क्या हुआ है वहां। आपके हार्ट का बीट जो है वो बढ़ जाता है, आपका हृदय गति बढ़ जाता है, आपके त्वचा के भीतर कुछ चुनचुनाहट जैसा होना महसूस हो जाता है कि क्या हुआ है। और जब तक आप वहां पहुंचते हैं कि वो वातावरण आपको अपने भीतर समेट लेता है, वो आप उस वातावरण के भीतर समाहित हो चुके होते हैं। फिर से वही बात की, वो वातावरण, उस वातावरण में सब कोई अपना अपना अनुभव करता है। वहां जो घटना घटी है उस घटना के साथ सब किसी ने अपना अपना अनुभव किया है, लेकिन सबके साथ एक अनुभव जो कॉमन है वो भी जुड़ा हुआ है। वो कॉमन अनुभव जो है वही डोमिनेंट टोन जो है उस पूरे एटमॉस्फेयर का, वो कॉमन अनुभव है जो सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो हर एटमॉस्फेयर का अपना एक डोमिनेंट टोन होता है। तो माइकल चेखव ये कहते हैं कि अभिनेता से कहते हैं कि उन्हें अपनी कल्पना में वातावरण निर्माण का अभ्यास करना चाहिए। आप अपनी कल्पना में वातावरण निर्माण का अभ्यास कीजिए। कैसे, इसका हमने पीछे थोड़ा सा एग्जांपल लिया था, लाइब्रेरी वाला किया था। और जब आप नाटक का दृश्य पढ़ते हैं तो उसका क्या वातावरण होगा, उसको जीवंत करने का अभ्यास कीजिए। जब आप इस तरह के अभ्यास में अभ्यास करना आरंभ कर देंगे कि अपने भीतर एक वातावरण निर्माण करने की प्रक्रिया जब शुरू कर लेंगे धीरे धीरे, उसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो बाद में जब आप नाटक का दृश्य पढ़ रहे हैं तो उसका क्या वातावरण है उसे आप अपनी कल्पना में रचिए, उसे गढ़िए, और फिर संपूर्ण नाटक का क्या वातावरण है इसे अनुभव करिए। और फिर उसी कल्पना में ये अनुभव कीजिए कि मेरा चरित्र जो बोलेगा या जो अभिनय करेगा वो क्या इस वातावरण से, इस एटमॉस्फेयर से ट्यून्ड हो रहा है, क्या उससे उसका सामंजस्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसको समझने का उसी कल्पना में कोशिश कीजिए। इसे बार बार करने की आवश्यकता है, बार बार। माइकल चेखव ने कल्पना में कह ही रखा था, कल्पना का जब हम चैप्टर कल्पनाशीलता जब पढ़ रहे थे तो उसमें माइकल चेखव कहते हैं कि कभी भी एक्टर को अपने फर्स्ट थॉट पर, अपने फर्स्ट
इमेजिनेशन पर रुकना नहीं चाहिए, उसे बार 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 उसमें जाकर के खुद को तराशना चाहिए, तलाशना चाहिए। तो आप इस तरह का निर्माण बार बार कीजिए और उस वातावरण में देखिए कि आप कैसे बोलेंगे, आपका चरित्र कैसे बोलता है, कैसे आपका चरित्र बोलता है, कैसे आपका चरित्र चलता है, और वो सामंजस्य बैठ रहा है कि नहीं उस वातावरण से। जब ये हो गया तो फिर अगला चरण ये है कि आप उस चरित्र के रूप में चरित्र को धारण करते हुए, अपने आप को चरित्र में ट्रांसफॉर्म करते हुए, अपने आप को चरित्र में ट्रांसफॉर्म करते, कैसे ट्रांसफॉर्म होने की बात है वो हमने कल हायर ईगो में हमने उस पर चर्चा की थी। तो ये ट्रांसफॉर्म करते हुए कैसे आप उस वातावरण में, कल्पना में ही वो वातावरण आपको बना के रखना है जो आपने नाटक के दृश्य का पढ़ा है, उस वातावरण में कैसे आप हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को चरित्र में रूपांतरित करते हैं। और ये कार्य आपको बार बार करने की जरूरत है। और इस तरह से आप जब अगले चरण में देखेंगे कि कैसे बोलना और चलना है जो इस प्रदर्शन के वातावरण के साथ हार्मनी, सामंजस्य स्थापित कर सके, और जो उस चरित्र का अंतः जीवन जो है, अंतः जीवन को, इनर लाइफ को स्पेस में, उस पूरे स्पेस मतलब मंच पर और ऑडिटोरियम में बिखेर सके। और ये अंतः जीवन जो है चरित्र का, वो स्टिमुलेट होगा वातावरण से। आपके शरीर से आप ऐसे कल्पना कीजिए कि वो एक रे निकल रहा है, एक किरण निकल रही है, एक एनर्जी निकल रही है जो पूरे वातावरण में फैल रहा है। और वो एनर्जी क्या है? वो अंतः जीवन जो चरित्र का है वो है। और वो अंतः जीवन जो है वो क्या है? वो उद्दीपित है, वो स्टिमुलेट है उस वातावरण से। तो ये करने का काम माइकल चेखव कहते हैं कि एक्टर के लिए जरूरी है कि एक बार अभिनेता अगर वातावरण निर्माण करना सीख जाए तो वह उसे बदलना भी सीख जाएगा। अब थोड़ा सा ये वातावरण और दर्शक, इसको समझने की जरूरत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं और चेखव भी कह रहे हैं कि प्रदर्शन का अपना एक वातावरण है। प्रदर्शन का जो वातावरण है उसका जो निर्माण होता है वह अकेला अभिनेता नहीं करता है, बल्कि इस प्रदर्शन का जो वातावरण निर्मित होता है उसको अभिनेता और दर्शक दोनों मिल करके निर्मित करते हैं। दोनों के मिलने से वो गढ़ा जाता है। अकेला ना अभिनेता कर सकता है, ना अकेला दर्शक कर सकता है। ये कोलैबोरेटिव, कलेक्टिव क्रिएशन है। तो जब प्रदर्शन आरंभ होता है तो प्रेक्षागृह का अपना एक वातावरण होता है, ये हम सब जानते हैं। और ये वातावरण हर रात बदलता है, हर रोज बदलता है। ये मत समझिए कि जो है उस प्रेक्षागृह का वो कोई स्थायी वातावरण, वो हर रोज बदलते रहता है। तो प्रेक्षागृह का अपना एक वातावरण है, दर्शक का अपना एक वातावरण, दर्शक का अपना एक वातावरण है, अभिनेता आपके प्रदर्शन का अपना एक वातावरण है अभिनेता का। तो मंच पर दर्शक और मंच पर अगर दो अलग अलग वातावरण होंगे, मान लीजिए, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। दो अलग अलग माहौल होगा तो फिर मुश्किल होगी। चेखव कहते हैं कि दो भिन्न माहौल एक साथ नहीं रह सकता। चेखव ये पहले ही कह चुके हैं। और इस आधार पर अभिनेता को सक्षम होना चाहिए कि वो दर्शक के माहौल को बदल सके। अगर अभिनेता सक्षम नहीं हो पाया इस बात में कि वो दर्शक के माहौल को बदल सके, और दर्शक ने अगर प्रदर्शन के माहौल को बदल दिया, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभिनेता को सक्षम होने की जरूरत है कि वो दर्शक के माहौल को बदल सके। साथ ही इस बात को भी कहते हैं माइकल चेखव कि आप जबरन नहीं बदल सकते।
क्योंकि जैसे ही आप जबरन करने की कोशिश करेंगे दर्शक के माहौल को बदलने का, वैसे ही आप उसे सह यात्री के बजाय शत्रु के रूप में देखना शुरू करेंगे। जो कोलैबोरेटर है, जो आपका को क्रिएटर है, जो आपके सहवासी है, जो आपके साथ रह करके रचने वाला है, दर्शक, उसके साथ जो एक आत्मीय रिश्ता है आपका, वो रिश्ता बदल जाएगा। जैसे ही आप जबरन करने लगेंगे आप उसे शत्रु के रूप में देखना शुरू कर देंगे। तो आप जबरन उस माहौल को नहीं बदल सकते हैं। आपको बिना जबरन किए उस माहौल को बदलने की क्षमता विकसित करनी होगी और वातावरण का निर्माण करना सीखना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इंडिविजुअल फीलिंग्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद।